स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आप देख रहे हैं शिखर सम्मेलन का प्रसारण कोलकाता से। अगले सत्र के लिए मैं बुलाना चाहूंगी विकास भदौरिया को, मेरे सहयोगी, जो बताएंगे कि आखिरकार क्या बंगाल में राम जी करेंगे बेड़ा पार। 2019 के चुनाव में लगभग बीजेपी ने राम के अस्त्र का इस्तेमाल करके जीत हासिल करने में बड़ी सफलता हासिल की थी, लेकिन क्या इस बार फिर राम जी ही लगाएंगे बीजेपी की नैया पार, कि बार बार बीजेपी इन्हीं की नारेबाजी करके आगे सफलता हासिल कर पाएगी। इस पर बात करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी दिलीप घोष को, जो प्रदेश के अध्यक्ष नहीं बल्कि बंगाल से सांसद भी हैं। स्वागत है दिलीप घोष का। विकास भदौरिया के साथ आप सुनेंगे क्या राम जी करेंगे बेड़ा पार। राम जी करेंगे किसका बेड़ा पार, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में साफ हो जाएगा। लेकिन जो सबसे कड़ी टक्कर इस समय टीएमसी को मिल रही है वो बीजेपी से मिल रही है, और बीजेपी के प्रदेश में मुखिया हैं दिलीप घोष साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिलीप घोष जी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आपकी सरकार आई और आपके सपनों का रामराज यहाँ पर स्थापित हुआ, तो कौन से शुरुआती 5 काम होंगे जिनको आप यहाँ पर करेंगे, या ऐसे कौन से 5 काम होंगे जो दीदी ने किए हैं आज आप उनको पलटना चाहेंगे? देखिए, बंगाल में पिछले 45 साल से लोकतंत्र गायब है। पहले लोकतंत्र को स्थापित करना, लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार को प्रतिष्ठित करना एक बड़ा काम है। कानून व्यवस्था कहीं नहीं है। सुने आप लोगों ने, कल रात को मंत्री के ऊपर हमला हो गया। 3 दिन पहले हमारे एक नेता के ऊपर गाड़ी पर बम मारा गया। कल हमारे यहाँ प्राक्तन मंत्री शुभेंदु बाबू, इनके ऊपर भी पथराव हुआ है कलकत्ता में। तो कानून व्यवस्था प्रतिष्ठित करना, चाहे कुछ भी हो, चाहे उद्योग है, कुछ भी हो, इसके लिए चाहिए। बंगाल को शिक्षा के लिए जाना जाता है। हमारे पूर्वज रहे, अभी भी यहाँ के लोग बड़े विद्वान हैं, शिक्षित है, संस्कारित है, इसलिए बंगाली को जाना जाता है। शिक्षा व्यवस्था भी चरमरा गया है। कॉलेज स्कूल को राजनीति का अखाड़ा बनाया गया है, और यूनिवर्सिटी विश्व भारती जो कवि गुरु का सपना था बनाया हुआ, उस पर भी हमला हुआ है। इसीलिए यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स लोग जा कर के धरना देते हैं शिक्षा मंत्री के साथ। यहाँ तक स्थिति पहुँच गया है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को भी यहाँ ठीक करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात है, हमारे नौजवानों के पास काम नहीं है। लगभग 40-50 लाख युवा बंगाल छोड़ करके पश्चिम भारत में अलग अलग प्रदेशों में काम के तलाश में गए हैं। परिवार को, बूढ़े माँ बाप को छोड़कर गए हैं, और यहाँ अगर काम की व्यवस्था ना कर पाए हम, तो ये नौजवानों का जो शक्ति सामर्थ्य वो उपयोग नहीं कर पाएंगे, नया बंगाल नहीं बना पाएंगे। इसीलिए युवाओं के द्वारा बंगाल बने और इनका काम की व्यवस्था हो यहाँ। इस प्रकार वातावरण, उद्योग धंधा की भी वातावरण और परिवेश बनाना पड़ेगा, जिससे यहाँ के लोगों को बंगाल में रहकर बंगाल के साथ साथ अपना जीवन को संवार सके, सुधार सके। ऐसा इस प्रकार 4-5 काम जो है, जो हमको तुरंत करना चाहिए। तो हमारा बिगड़ा हुआ जो इमेज है उसको बनाने के लिए, आर्थिक दृष्टि से बंगाल को स्वावलंबी बनाना, और देश जो आत्मनिर्भर बन रहा है उसके साथ जोड़कर आत्मनिर्भर बंगाल बनाने के लिए ये सारे काम करना पड़ेगा। लेकिन फिरहाद हकीम साहब अब ये बोलकर गए कि जो हिंसा, राजनीतिक हिंसा बढ़ी है वो बीजेपी की वजह से बढ़ रही है। जहाँ जहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हो रहे हैं वहीं वहीं हिंसा हो रही है। देखिए, पिछले 45 साल जब से वामपंथी लोग सत्ता में आए, उसके पहले से भी वो जहाँ दुनिया में गए, हमारे प्रदेश में देश में 3 प्रदेश में उनका राज था, तीनों में हिंसा चरम पर था, और केरल में अभी भी है। तो उस समय ऐसा बोला जाता 40-45 हज़ार लोग उनके 34 साल राज में जिनकी राजनीतिक हत्या हुई है, और आज 10 साल में इनकी राज में मुझे लगता है उससे ज़्यादा हो चुकी है, कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि यहाँ पुलिस थाने में इसका रिकॉर्ड नहीं होता है, कंप्लेन दर्ज नहीं किया जाता है, इसलिए नेशनल क्राइम ब्यूरो में कोई आंकड़ा नहीं जाता है इस प्रदेश से, चाहे बलात्कार हो, खून हो, हिंसा कुछ किसी प्रकार की हो। इसीलिए यहाँ जो राजनीतिक हिंसा हो रही, उस समय तो हम थे ही नहीं। 10 साल पिछले, उसके पहले 5 साल भी हम लोग थे नहीं। आज जो हिंसा हो रही है, उनके एमएलए का हत्या हुई है, एक म्यूनसिपैलिटी का चेयरमैन का हत्या हुआ है, पहले एक एमएलए और बाल बचे जयनगर में, कल मंत्री के ऊपर हमला हो, ये तो उनके पार्टी के। और ऐसा जगह होता है, बोल नहीं सकते कि बीजेपी मार रहा है, और उनके परिवार के लोग बोल रहे हैं कि उनकी पार्टी के लोग मार रहे हैं। और हमारे तो लगभग 140 लोगों को मार दिया, ऐसा निशंस रूप से मारा गया, टांग दिया गया, कोई तरह उसका हिसाब नहीं है। हमने सीबीआई इंक्वायरी बार बार मांगा है। अगर सही में हम अगर हिंसा कर रहे हैं तो आप करो ना,
लेकिन आपको टीएमसी भरोसा नहीं है, कहती कहीं 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 न्याय नहीं मिलता है। टीएमसी कहती है कि दीपक घोष बाबू हैं तो बहुत अच्छे, दिलीप घोष बाबू, लेकिन बयान जो है ना उनके इतने तीखे होते हैं कि उससे हिंसा भड़कती है। आपने एक बयान दिया था कि जो भी आएगा सामने उसके हाथ पैर तोड़ देंगे और अस्पताल पहुंचा देंगे। नहीं, ये तो जरूर बोले हम, और इसीलिए बोले हमारे कार्यकर्ता घर में घुसोगे, घर तोड़ोगे, दुकान तोड़ोगे, उनको मारोगे, पेड़ में टांग दोगे, और नीचे खड़ा होगे एसपी एकदम बेशर्मी से बोलता है ये तो सुसाइड केस है। तो आप प्रशासन को कहिए कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आप सत्तारूढ़ दल को कह सकते हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि हाथ पैर तोड़ देंगे, तो आप तो खुद कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। प्रशासन होगा तो उस वहाँ जाके गुहार लगाएं। प्रशासन है कहाँ? महिला की बलात्कार होती है, वो शाम को थाने में जाते हैं कंप्लेन लिखाने, रात भर बैठा रखा जाता है, कंप्लेन नहीं लिया जाता है। यहाँ तक हालत है, एक मर्डर हो गया, पोस्टमार्टम हो गया, उसमें क्या लिखा गया वो कालीघाट से बोला जाएगा। एक जज, जुडिशियरी सिस्टम की इतनी दयनीय स्थिति है, किसी एक मामला में उनको न्याय देना है तो वो भी कालीघाट से न्याय आएगा, तब बोलेंगे। है कहाँ जाएं हम? और हम तो क्या मरने के लिए आए हैं क्या राजनीति में? हमें भी अपना सुरक्षा अपने करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो संस्थापक है पार्टी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका कहना है अन्याय का प्रतिवाद करो, प्रतिरोध करो, जरूरत पड़ने से प्रतिशोध करो लो। हम उसी दिशा में बोले हैं। हमारे जो 6 बार गाड़ी तोड़े हैं, 50 बार हमारे ऊपर हमला हुई है, फिर भी तो हम किसी के ऊपर हाथ नहीं लगाया, अभी मुंह चल रहा है। टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद आए थे विवेक गुप्ता, सुबह उन्होंने ये बोला कि जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की पार्टी पर हमला हुआ तो उसमें आप ही का कार्यकर्ता राकेश सिंह गिरफ्तार हुआ है, उसके ऊपर एफआईआर हुई है और वो पत्थर मारते हुए वीडियो में दिखा है। नहीं, देखिए, राकेश सिंह सामने गाड़ी में जा रहा था, बाइक रैली जा रहा था, और उस पर भी, उसकी गाड़ी पर भी पथराव हुई है, रास्ता में पटक के मारा गया, बाइक तोड़ा गया। वो आपके चैनल में देखा सब लोगों ने, कैमरे के सामने हुआ। इनका झूठ तो पकड़ा जाता है ना, घर में बैठ के कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन वो तो सारा कैमरा सामने था, दुनिया वाला देखा, चिचिक्कार हुआ, तो इसमें छुपाने का कुछ नहीं है। मान लीजिए एक प्रदेश में मंत्री का ऊपर इस पर जानलेवा हमला होता है सार्वजनिक स्थान पर, एक सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी सुरक्षा नहीं, मैं तो उनकी गाड़ी में था, अगर उसमें बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं होता, इतना बड़ा ईंटा आके खिड़की में लग रहा था, उनका ऊपर भी चोट रहा था। 4 राष्ट्रीय कार्यकर्ता चोटिल हुए, 10 गाड़ियों को तोड़ा गया है और सबके सामने हुआ है। सारा कुछ पहले से बताने के बाद भी मैंने खुद उसके पहले दिन एसपी को चिट्ठी लिखा, गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखा, सब जानकारी, गवर्नर को चिट्ठी लिखा था। क्या नतीजा निकला है? हम पहले से प्रोग्राम करके जा रहे हैं, अचानक वहाँ एक मंच लगा करके 1000 लोगों को लेकर के आप जानबूझ के भड़का रहे हैं लोगों को। भाषण सुनिए उनका, जिला प्रेसिडेंट का। लेकिन आप भी तो भड़काते हैं, जब आप जय श्री राम बोल देते हैं ममता बनर्जी के मुंह पर, अगर उनको अच्छा नहीं लगता है तो क्यों बोलते हैं? भाई साहब, हमारे पूर्वज क्रांतिकारी आंदोलन में वंदे मातरम बोलते थे, चिढ़ जाते थे अंग्रेज की, उनको लगता है इससे ये देश आज़ाद हो जाएगा। कानून बनाया, लोगों को सारे हम बेत मारा गया रास्ते में, 12 साल का लड़का सुशील दास बोला जय हिंद बोल दीजिए। तो हम जय श्री राम आज नहीं बोल रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन में नारा आया, लोगों ने एक्सेप्ट किया। और मैं आपको बता रहा हूँ, बंगाल में अगर गाँव में जय श्री राम हो रहा है, इसके लिए श्रेय हमारा नहीं है, ममता बनर्जी की है श्रेय। वो अगर जय श्री राम वालों को डंडा नहीं चलाते, जेल में नहीं डालते, मुझे नहीं लगता कि गांव में इतना प्रसार होता। बच्चे महिलाएं बोल रहे हैं, हम कहाँ सिखाते लोगों को? ये उन्होंने ये वातावरण खड़ा किया है, और सही में लोगों को लग रहा है कि दीदी चिड़ेगी, इसलिए लोग बोलते हैं। लेकिन जब विक्टोरिया मेमोरियल में कार्यक्रम था जिसमें प्रधानमंत्री भी थे, वहाँ तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम बोला, और जानबूझ के बोला। जब ममता बनर्जी आई अपना भाषण देने के लिए, तो जानबूझ के चिढ़ाने के लिए तो बोल रहे हैं आप। वहाँ तो हजारों लोग आमंत्रित थे, लोग बैठे थे, सामान्य लोग भी थे। कौन बोला तो मैं नहीं जानता, और पीछे से आवाज़ आया, अगर बोल भी दिया तो घर छोड़ कर चले जाएगा। अब मान लीजिए ममता बनर्जी इस चुनाव में जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ जय श्री राम से उनको स्वागत किया जाएगा, चुनाव प्रचार नहीं करेगी, चुनाव से भाग जाएगी। ये कोई तरीका होता है क्या? उन्होंने राम के सामने दुर्गा को खड़ा किया, पहले काली माँ को खड़ा किया था, वो चला नहीं मामला, तो आप अब दुर्गा को खड़ा कर मतलब जब अब चुनाव शुरू हो जाएगा, चुनावी सभाएं होंगी, तो आपके कार्यकर्ता वहाँ जय श्री राम का नारा लगा देंगे और ममता दीदी छोड़ के चली जाएंगी मंच, आप इशारा कर रहे हैं? हमारे कार्यकर्ताओं की बोलने की जरूरत नहीं है, सामान्य जन बोलेंगे, महिलाएं बोलेंगे। अब मैं लिख के देता हूँ, ये बात होगा, आप भी आइएगा, रहिएगा, देखिएगा, ये होने वाला है। क्योंकि ममता दीदी आजकल इस प्रकार बातें करती है, इस प्रकार वातावरण बनाती है, इस प्रकार व्यवहार करती है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। हंसी के पात्र हो गए हैं, अच्छी कॉमेडी करते हैं और लोग इसका मजा लेते हैं। ये कैसे एक मुख्यमंत्री से ऐसा आशा नहीं करता। लेकिन आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप
यहाँ पर सत्ता लाने के लिए इतने आतुर हैं कि टीएमसी के उन नेताओं को हड़बड़ी में शामिल कर रहे हैं जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, जिनके ऊपर बीसी लगी हुई है, जिनके ऊपर डकैती, बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगे हुए। तो ऐसे लोगों को आप पार्टी में क्यों ले रहे हैं? नहीं, एक तो बात है कि बंगाल जीतना हमारे लिए एक मिशन है। माननीय प्रधानमंत्री बोल चुके हैं पूरा देश का विकास हुआ, यहाँ नहीं हुआ। जब तक इसका विकास नहीं होता है हमारा विकास अधूरा है। तो उसके लिए गुंडे मवाली हमारे को पार्टी में राष्ट्रीय शामिल अध्यक्ष थे उस समय माननीय अमित भाई, उन्होंने बोला पूरा देश में हम जीता, बंगाल नहीं जीता है। जब तक बंगाल नहीं जीतते हमारा जीत अधूरा है। ये हमारे लिए प्रेरणा है। हमारे नेता चाहा तो हम कर देंगे, अगर जीतने के लिए प्रयास करें। हमारी क्या गलती है? मैं आपको बता रहा हूँ, किसी का पार्टी हम नहीं तोड़ा। अगर तोड़ने का ये सिलसिला शुरू किया ममता बनर्जी ने, जब उन्होंने सत्ता में आए उस समय आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था मुद्दा उसका है, जिला और परिषद अगर आप अपराधियों को पार्टी में लेंगे तो कानून व्यवस्था कैसे सुधारेंगे? नहीं, मैं बता रहा हूँ, सारे जिला परिषद और म्यूनिसिपैलिटी सीपीएम का, कांग्रेस का था, और पुलिस के द्वारा डरा धमका के केस देके सारे लोग अपने पार्टी में शामिल किया। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, एक एमएलए को एसपी फोन करके बोलता है कि या तो ज्वाइन करो या तो गांजा केस का अंदर कर देंगे। कौन जाएगा? और हम तो सत्ता में नहीं है। 3 सिटिंग एमपी हमारे पार्टी ज्वाइन करे लोकसभा के पहले। उस समय हमारे 2 एमपी था, 3 एमएलए था। अब बोलिए ऐसे कोई पार्टी हो जिसका 10.5% वोट हो, 3 एमपी एमएलए 3 एमएलए 2 एमपी हो, उसमें क्यों आएंगे लोग? ममता बनर्जी कह रही हैं कि आप मुंह मांगे दाम पर लोगों को खरीद रहे हैं, मुंह मांगा पैसा दे रहे हैं, इसलिए लोग आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुझे मालूम नहीं उनको भी कोई ऑफर किया होगा क्या, बस कितना ऑफर था मुझे बता दें। और जिसके पार्टी के लोग बिकते हैं, नेता, मंत्री, एमएलए, एमपी, तो वो पार्टी क्या है? कुछ नहीं है विचारधारा। और वही लोग जो उनके पास थे, केवल इनके थे नहीं, इनके खून पसीना से वो पार्टी खड़ी हुई, सत्ता चलाई, 2 बार आई, मुख्यमंत्री बनी। आज लोगों को रहने का लायक वातावरण नहीं है, भाग के आते हैं तो उनको चोर गुंडा बोलते हैं। अब तो क्यों नहीं बोले? तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलता है। ईडी और सीबीआई का डर है, ममता जी ये भी कह रही हैं, जिन पे थोड़े बहुत मुकदमे हैं, सीबीआई की जांच चल रही है, उनको आप डरा देते हैं और पार्टी से, टीएमसी से बीजेपी में शामिल कर देते हैं। खाली टीएमसी से आया हमारे पास ऐसा नहीं है, कांग्रेस से, सीपीएम से बहुत सीनियर लीडर आए हैं। उन्होंने एमपी बने, अभी एमएलए एमपी का टिकट भी दिया हमको, उनका ऊपर कौन सा सीबीआई था? ये भारतीय जनता पार्टी, उनके नेतृत्व का जो करिश्मा है मोदी जी का, सारा देश भर में राज चला, हमारी जो उपलब्धि है, गरीब लोगों के लिए जो काम किया हम लोग उसको मानते हैं। और बंगाल में ठीक उल्टा, काटमानिया सिंडिकेट राज चल रहा है, कानून व्यवस्था चल रहा है, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। तो उस पार्टी में रहने का लायक वातावरण नहीं है, लोगों का कर्मचारी जैसा ट्रीट किया जाता है, तो वहाँ से वो भाग रहे हैं। और अच्छा पार्टी मिला तो इधर है। हमने विकल्प दिया है, हमारा सीआर मार्केट अभी हाई चल रहा है, टीआरपी भी हाई है। नहीं, तो लेकिन हमारे साथ टीआरपी डाउन करने के लिए ममता बनर्जी कह रही हैं कि आप जो लोग हैं ना, बाहरी लोगों के जरिए बंगाल को जीतना चाहते हैं। कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नरोत्तम मिश्रा, केशव मौर्य, आपने बाहर से प्रहलाद पटेल, इतने बड़े बड़े नेता बाहर से उतार दिए जिनके जरिए आप टीआरपी आपकी डाउन कर दें और अपनी टीआरपी ऊपर करना चाहते हैं। अच्छा देखिए, ममता दीदी काफ़ी साल कांग्रेस में थी, राजनीति शुरू की वहाँ थे। उसमें इंदिरा गांधी यहाँ आती थी, बाद में राजीव गांधी जी आए, उसके बीच में नरसिम्हा राव जैसे प्रधानमंत्री और बाकी नेता आते थे। उस समय उनको नहीं लग रहा था ये बाहरी हैं। और आज तो जो बोल रहे हैं मजबूरी में, हम तो राष्ट्रीय पार्टी के हैं और हमारे लोग सब जगह जाते हैं। प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, गृह मंत्री नहीं आएंगे, बाहरी हो जाएंगे। और वो भी कभी आसाम जाती थी, त्रिपुरा जाती थी, झारखंड जाती थी। यहाँ मेरे मित्र बैठे हैं अर्जुन सिंह, उनको यूपी का प्रभारी बनाया गया था। आप बोलिए, वो वहाँ बाहरी हो गए। देश की संविधान में कोई प्रावधान है क्या? आज 40 लाख युवा बाहर काम कर रहे हैं, बंगाल के बाहर। अगर उनको बाहरी बोल के वहाँ से भगाने लगे तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? और अपने घर में बहू जो लाए हैं ना, वो पंजाब से लाए हैं। उनका जो सलाहकार है इस चुनाव में, वो भी बाहर से आए हैं। तो ये हम बाहरी हो जाएंगे, वो भीतरी हो जाएंगे, ये कोई बुद्धिमान व्यक्ति उसको तो आपके लिए बाहरी और भीतरी की परिभाषा क्या है जी? आपके लिए बाहरी और भीतरी की परिभाषा क्या है? देश में हिंदुस्तान के हर व्यक्ति हर राज्य में जा सकता है, वो नौकरी चाकरी व्यवसाय राजनीति कुछ भी कर सकता है। ये हमारी देश की परंपरा। और देखिए, जिस देश के महान लोगों ने, कविगुरु रविंद्रनाथ ने 3 देश का राष्ट्रगीत लिखे हैं। हमारा बांग्लादेश का, श्रीलंका का चलता है। वंदे मातरम यहाँ के लिखे, सारा देश में वंदे मातरम बोल के हमारे क्रांतिकारियों ने फांसी में लटक गए। हमारे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश की अखंडता के लिए अपना बलिदान दिए, बंगाल में नहीं दिए, कश्मीर में जाके दिए हैं। ऐसे प्रदेश के कोई मुख्यमंत्री इस प्रकार घटिया बात कर सकता है? हम तो नहीं सोच सकते हैं। कितनी दुर्दशा है उनकी, देखिए ना तो उनके पास कोई विचार है, आचार है, आधार है, ना कोई नेता है, ना कुछ है। आप रोज नया नया लॉजिक लाते हैं।
हारने का कगार पर आ गए हैं, उनके कार्यकर्ता भी उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे, इसलिए पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, और बाकी जो बोल रहे हैं अगले चुनाव में यहाँ की जनता उसका जवाब दे देगी। तो आप लोगों ने बार बार आरोप लगाए ममता बनर्जी पर, अभिषेक बनर्जी पर कटमनी के। क्या आपकी सरकार आएगी तो कटमनी की जांच होगी और दोषी पाए गए लोगों को जेल भेजेंगे आप? देखिए, ये तो हम बोलेंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, आप क्यों मानेंगे? यूपी बिहार में जो हमारी राज चल रही है, जंगल राज चलता था, कहाँ है वो माफिया, कहाँ वो गुंडा? मैं जानता तो 50-50 गाड़ी लेके एक एक माफिया का कन्वॉय जाता था, एसपी खड़ा होकर देखता था, हिम्मत नहीं कि डंडा चला दे वहाँ, एक के पकड़ ले। आज हैं कुछ लोग जेल के भात खा रहे हैं, लालू प्रसाद जैसे व्यक्ति भी वहाँ तो ऐसा होता है कि एक रात में 5-5, 6-6 जगह लोगों के इनकाउंटर होते हैं, पैर में गोली लगती है। आप भी वैसे ही करेंगे? लेकिन वो क्या करेंगे? तो सरकार आएगी, उसकी व्यवस्था रहेगी, कानून व्यवस्था संविधान के आधार पर चलता है, वो होगा। लेकिन हमने करके दिखाया है, इसलिए हम दावे के साथ बोल रहे हैं ये गुंडा राज, ये काटमानी राज, ये सिंडिकेट राज बंगाल में हम बंद करेंगे। केवल उतना ही नहीं है, बांग्लादेश से जो 1000 किलोमीटर अभी बाढ़ नहीं लगा है, जहाँ से घुसपैठिया रोहिंगा आ रहे हैं, सीमी जमात अलकायदा के लोग आ रहे हैं, पहले उसको बेड़ा लगाकर देश को और बंगाल को सुरक्षित करेंगे। लेकिन आप पर आरोप लग रहे हैं। आज सुबह यहाँ पर टीएमसी के नेता आए, उन्होंने कहा कि असम में बात नहीं करते सीए एनआरसी की, पश्चिम बंगाल में बात करते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड है बीजेपी के। असम में कहते हैं कि सीए एनआरसी पे चुप रहेंगे, जब तक वैक्सीन का कार्यक्रम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक लागू नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में कह देते हैं कि लागू होगा। देखिए, असम में एनआरसी लगा है, क्यों लगा है? वहाँ पिछले 40 साल से आंदोलन चल रहा है, विदेशी हटाओ। लोगों ने कोर्ट में गए, कोर्ट जजमेंट दी, एग्रीमेंट हुआ था राजीव गांधी जी के समय, हम नहीं सत्ता में थे, उनकी सरकार की थी। आज सरकारी व्यवस्था हो रहा है, हमारी सरकार है, उसको व्यवहारिक रूप से लागू कर रहा है। ये कानूनी व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट की बात है। और सीए का मामला, यहाँ जो टोटल पॉपुलेशन है हमारे बंगाल में, लगभग 50% लोग पूर्व पाकिस्तान बांग्लादेश से आए हुए रिफ्यूजी हैं, बेचारे वोटर बनकर रह गए। इन तीनों पार्टियों ने, कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी, इनके वोट से जीत करके सत्ता हासिल की, सत्ता चलाई, उनको नागरिकता नहीं दी। हमारे संस्थापक ने इन रिफ्यूजी के लिए काम किया, सेवा किया, उनका भी सपना था ये यहाँ के भारतीय नागरिक बने। आज हम उनको सम्मानित नागरिकता दे रहे हैं, और ये संविधान व्यवस्था संसद से पास करके कानून आई है और पूरा देश में लागू होगा, क्योंकि उनका भी अधिकार है। उन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए अपने बच्चों को बलिदान दिया है, और मजबूरी के कारण धर्मों, माँ बहन की इज्जत और ज़मीर बचाने के लिए यहाँ आए। उनको नागरिकता देना हमारी जिम्मेदारी है, वो हम देख रहेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग यहाँ पर काम करने आते हैं चाय बागानों में, उनकी जो रोज़मर्रा की मजदूरी है बहुत कम है। वो इस मजदूरी को बढ़ाएंगे और गुजरात के जो कारोबारी हैं उनसे वसूलेंगे। आप मानते हैं कि उनको पैसा कम मिलता है? सत्ता में आने पर उनकी मजदूरी बढ़ाई जानी चाहिए? कम तो जरूर मिलता है। मैंने असम में जाकर देखा, असम का चाय बागान, चाय की व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, दाम भी ज़्यादा है, और यहाँ से लगभग डबल है उनका मजदूरी मिलता है। यहाँ क्यों नहीं मिलता है? अभी हमारे केंद्रीय मंत्री ने पार्लियामेंट में बताया कि 16 चाय बागान बंद है देश में, उसमें 13 बंगाल में। मैं कह रहा हूँ बंगाल में ही 100 के आसपास चाय बगीचा बंद है। लाखों लोग बेरोजगार है, जो बेचारे कभी झारखंड से, छत्तीसगढ़ से आए थे, आज बेसहारा है, ना रेशन है, ना उनके पास ज़मीन है। ज़मीन होता तो उनको आवास योजना घर मिल जाता, ना कोई अधिकार है, केवल नागरिक, उनको खाली वोटर लिस्ट में नाम मिला है। कॉमर्स मिनिस्टर रहते हुए निर्मला जी 2 बार मीटिंग की सबको लेकर के, अधिग्रहण करने की बात हुई, लेकिन ये सरकार सहयोग नहीं किया है। आज पहाड़ से डुआर्स तक आग जल रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं, लोगों का राजनीति हो रही है। हम चाय बगीचा का अगर असम में सही ढंग से चला सकते हैं, बंगाल में भी चलाएंगे, और वहाँ के लोग इसको विश्वास करते हैं, इसलिए पंचायत में और लोकसभा में हमको वोट देकर जिताया है। तो जब राहुल गांधी ने ये बात कही तो आप लोगों ने मुद्दा बना दिया कि गुजरात में गुजरातियों को बदनाम करने की साजिश है, गुजरातियों से चिढ़ते हैं। कौन सा? राहुल गांधी ने जब कहा कि ज़्यादा पैसा दिलवाएंगे मजदूरों को, तो आपने उसको मुद्दा बना दिया, गुजरात वर्सेस पश्चिम बंगाल। राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, 2 महीना आता पता नहीं रहता है। इस प्रकार पॉलिटिशियन के ऊपर किसी का भरोसा नहीं है, और उनके पास मजबूरी है, कोई विकल्प नहीं है। वो तो कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। आप रिटायरमेंट लेने वाले हैं मैडम, लेकिन बेटा तैयार नहीं है, अभी सावलग हुआ नहीं है, अब क्या करें? उनके दूसरे नेता भाग भाग के हमारे पास आ रहे हैं, जिसका कोई भविष्य नहीं, जिस पार्टी का भविष्य नहीं है, और उन पार्टी में नेताओं का भी भविष्य नहीं है, इसलिए वो बेचारे हमारे पार्टी में आ रहे हैं, और अच्छे योग्य लोग, वही लोग हमारे पार्टी को बढ़ाएं। असम में विश्व शर्मा जी
कांग्रेस के बड़े नेता थे, आज भाजपा के नेता केवल नहीं, नॉर्थ ईस्ट में भाजपा को विस्तार करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे काबिल लोग होते हुए पार्टी डूब रहा है, क्योंकि नेता है वहाँ किसान राहुल जी। आंदोलन पश्चिम बंगाल आने वाला है। राकेश टिकैत ने घोषणा कर दी कि हम जाएंगे पश्चिम बंगाल में, गांव-गांव जाके किसानों को खड़ा करेंगे बीजेपी के खिलाफ। केंद्र सरकार नहीं निपट पा रही है, तकरीबन 86-87 दिन हो चुके हैं। आप कैसे निपटेंगे इससे? मैं तो चाह रहा हूँ कि यहाँ की जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे टीएमसी, जो इस कानून का, कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, वो क्यों आंदोलन नहीं कर रहे हैं? हमने इसके पक्ष में आंदोलन किया, हर विधानसभा में जुलूस निकाली, लगभग 27 लाख लोग हमारे जुलूस में शामिल हुए। मोदी जी का जिंदाबाद, मोदी जी का अभिनंदन में। अगर इनके पास किसान होते, किसान इनको विश्वास करते, मोदी के खिलाफ होते, तो 10,000 किसान को लेकर कलकत्ता में रैली करो, फोटो खिंचाओ ना। इनके सारे नेता क्यों दिल्ली जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं? यहाँ क्यों नहीं किसान के पास जा रहे हैं? मज़ेदार बात देखिए, किसान का हित तो इसे ही है, लेकिन किसान इनके पास नहीं है, मोदी के पास है। और इसीलिए वहाँ मोदी जी जवाब दो, किसी कानून के खिलाफ धरना चल रही तो बंगाल में दीदी जवाब दो, क्यों किसान सम्मान निधि मिल रही नहीं मिल रही, ये आंदोलन चल रहा है। और ये चलेगा, जवाब देना पड़ेगा। बंगाल का किसान खुश है कि उनके मुक्ति के लिए इस कानून बना है। एक आखिरी सवाल, क्या आप मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी सत्ता में आएगी? अब ये बात तो मैं नहीं बता सकता हूँ ना, यहाँ कोई बता सकता है। हमारे पार्टी की व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है। मेरा इतना जिम्मेदारी है यहाँ पार्टी को 200 सीट दे के सत्ता में लाने का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दिलीप घोष थे, जिनका कहना है कि पार्टी की जिम्मेदारी है, उसको निभाएंगे। सत्ता में लाने की जिम्मेदारी, कौन मुख्यमंत्री होगा ये बाद में पार्टी तय करेगी, लेकिन पार्टी में जो तय करने वाले लोग हैं उन्हीं में से एक हैं गृह मंत्री अमित शाह। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।